हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पेपर सेकंड के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम 31 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 31 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंदायन के रचयिता हैं। तो चंदायन के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए, चंदायन के रचयिता कौन है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है कुतुबन, सी है मंझन तथा डी है मुल्ला दाऊद। तो बताइए कि चंदायन के रचयिता कौन है। देखिएगा यहाँ पे कि चंदायन के रचयिता का नाम है मुल्ला दाऊद। अब देखिए, यहाँ व्याख्या दिया जा रहा है कि चंदायन 1379 ईस्वी की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। चंदायन की रचना जो है तो 1379 में की गई थी। किसके द्वारा? तो मुल्ला दाऊद के द्वारा। और यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा कुतुबन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। बाकी और भी देखिए, रचना और रचनाकारों के नाम यहाँ पे दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत तथा खुदबन ने मृगावती और मंझन ने मधुमालती की रचना की। ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ देखिए, द्विवेदी युग नामकरण किया गया। तो द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम पर किया गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है कि आचार्य प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या फिर शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया, तो ये किया गया आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर? तो महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अब देखिएगा यहाँ पे व्याख्या में कि द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ और द्विवेदी युग की समय सीमा तो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। आप देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो बताइएगा कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना ये सबसे पहले कब दिखाई पड़ी, किसकी रचना में दिखाई पड़ी या किसकी कविता में दिखाई पड़ी। तो ए है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, यानी कि छायावाद प्रवृत्ति की रचना जो है तो ये सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी, या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में। तो देखिएगा यहाँ पे कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना तो ये सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। अब यहाँ देखिए कि वस्तुतः छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद की झरना। छायावाद की प्रथम रचना तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। रचना का नाम क्या है? झरना, जो कि 1918 को माना जाता है। उसके बाद इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है तथा सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छावास, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई, और अंतिम छायावादी रचना गुंजन है तथा मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो देखिए छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है मुकुटधर पांडे को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था कि जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। तो ए है पहला तार सप्तक, बी है प्रथम तार सप्तक, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है तार सप्तक तथा डी है तार सप्तक। तो देखिए यहाँ पे
कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। तार सप्तक यहाँ पे भी दिया गया है और तार सप्तक यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन देखिएगा कि यहाँ पे सा का अंतर किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखिए कि 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। और तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिन चंद्र जैन तथा रामविलास शर्मा थे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। तो अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, या फिर मोहनदास नैमिषारण्य की है, या नेक्स्ट देखिए जयप्रकाश करदम की है, या शिवराज सिंह बेचैन की है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा ये रचना जो है तो ये है मोहनदास नैमिषारण्य की। अब यहाँ देखिए व्याख्या में कि अपने अपने पिंजरे 1995 में 2 भाग में मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है और यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इदत्रमम रचना किसकी है। तो इदत्रमम रचना पूछा जा रहा है ये किसकी है? ममता कालिया की है, मन्नू भंडारी की है, या चित्रा मुदगल की है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि मैत्रेयी पुष्पा की है। बताइएगा कि इदत्रमम रचना जो है तो ये किसकी है। तो देखिएगा यहाँ पे कि इदत्रमम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यासों में स्मृति दंश, यानी ये मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास दिए जा रहे हैं यहाँ पे, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी आदि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इदत्रमम रचना तो यह है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो ए है कि 100 अजान और एक सुजान, या धूर्त रसिक लाल, या सी है कि निस्सहाय हिंदू, या फिर डी है कि श्याम स्वप्न। तो बताइएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जो है तो वो है 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान और एक सुजान ये जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यासों में नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा अपूर्ण है तथा धूर्त रसिक लाल मेहता लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। और निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू तो ये किसका है? राधाकृष्ण दास का। और श्यामा स्वप्न तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास। और इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान और एक सुजान। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। तो बताइएगा कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई कब आई? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, यानी कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई कि इसमें बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से आई, या फिर शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या फिर डी है कि साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से। तो देखिएगा कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई तो ये कमी आई कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा यहाँ पे कि गोदान 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि गोदान जो है, तो गोदान की रचना कब हुई, तो ये हुई 1936 में। ये मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो गोदान है। ठीक है। और इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। और प्रेमचंद इसकी तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की है। और गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी एवं यथार्थवादी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता से में भटक गई लगती है। बताइएगा कि कवि केशवदास की कौन सी ऐसी कृति है जिसमें अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो ए है रामचंद्रिका, बी है कवि प्रिया, उसके बाद सी है कि रसिका प्रिया, तथा ऑप्शन नंबर डी है रतन बावनी। तो बताइएगा कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो वो कृति है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है, देखिए यहाँ पे व्याख्या में कि केशवदास की रामचंद्रिका जो कि 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अध्याय हैं और यह राम के चरित्र पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि विभावानुभाव्य विचार संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है। बताइएगा। तो ए है भरत मुनि का, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कुंतक का, सी है वामन का, तथा डी है क्षेमेंद्र का। तो देखिए आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं और इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा है विभानुभाव व्यभिचारी और संयोग द्रास निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये जो है रचना या फिर ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र है भरत मुनि का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, या हिंदी साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है, या शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है, या उपरोक्त सभी का होना आवश्यक है। तो देखिए कि एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए इन सभी ज्ञानों का होना आवश्यक है, यानी कि व्याकरण का ज्ञान होना भी आवश्यक है और हिंदी साहित्य के ज्ञान का होना भी आवश्यक है, तथा शुद्ध उच्चारण कराना इसका भी जो है आवश्यक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है, कक्षा अभिनय प्रणाली है, या फिर रंगमंच प्रणाली है, या अर्थबोध प्रणाली है, या फिर व्याख्या प्रणाली है। बताइएगा कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं। बताइएगा कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं तो इनमें से कौन से हैं। तो ए है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बी है गोस्वामी तुलसीदास हैं, उसके बाद सी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, या फिर डी है मुक्ति बोध हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और तुलसी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसी को लोक मंगल का कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। तो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन
44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो दंतव्य वर्ण कौन सा है? टा है, चा है, ता है या फिर ऊ है, बताइएगा। तो देखिए दंतव्य वर्ण जो है तो ये ता है, यानी दांत से जो है कि जिस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उन्हें हम दंत वर्ण कहलाते हैं या फिर कहते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना, सा सभी। और का वर्ग, तो का वर्ग जो है कंठ कहलाते हैं, चा वर्ग तालव्य कहलाते हैं और टा वर्ग मूर्धन तथा ता वर्ग दंत एवं पा वर्ग ओष्ठ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है तो एक न एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यारा लावा शा, तो यारा लावा ये अंतस्थ व्यंजन है तथा शा, शा, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंतव्य वर्ण जो है तो वो है ता। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंट है, काठ है, दुग्ध है या काम है? तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए तत्सम शब्द है दुग्ध। निम्न में से दुग्ध जो है तो ये तत्सम शब्द है और दुग्ध का तद्भव होता है दूध, और ऊंट का तत्सम तो उष्ट्र होता है। ऊंट का देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र, काठ का तत्सम होता है काष्ठ एवं काम का तत्सम होता है कार्य। तो इस क्वेश्चन में जो है तत्सम आपसे पूछा जा रहा है, तो तत्सम शब्द है दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त है, वरक है, वक्र है या वर्ग है? तो देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है वक्त। अब देखिए यहाँ पर कि वक्त हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द होगा, क्योंकि वक्त वा धन का धन ता बराबर वक्त। उसके बाद बी में दिया गया है वरक, तो वा धन रा धन का ये जो है दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा वा धन का धन रा बराबर वक्र। और चौथे नंबर पे आने वाला शब्द कौन सा है? तो वा धन रा धन गा बराबर वर्ग। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द मुमुक्षा है, मुमुर्सु है या मुमुक्षु है या मुमुर्षा है, बताइएगा। तो देखिएगा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए, मोक्ष की इच्छा रखने के लिए एक शब्द है मुमुक्षु, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि हिंदी शब्दकोश में अंगा किस वर्ण से पहले आता है? बताइएगा कि हिंदी शब्दकोश में अंगा किस वर्ण से पहले आता है? औ से, आ से, आह से या फिर बड़ा आ से? तो देखिएगा यहाँ पे कि हिंदी शब्दकोश में अंगा जो है तो ये आ वर्ण से पहले आता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द जो होगा वो होगा कृतघ्न। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द है कृतघ्न, तथा कृतज्ञ का आशय जो किए गए उपकार को मानता है। कृतज्ञ जो है तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है ताजमहल डाट डाट का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ताजमहल जो है तो ये किसका अद्भुत नमूना है? शिल्पकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का या फिर स्थापत्य कला का? तो देखिए ताजमहल जो है तो यह स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। किसका है? तो स्थापत्य कला का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि व्यक्ति को किंकृत विमूढ़ बना देती है। तो व्यक्ति को किंकृत व्यय विमूढ़ क्या बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा?
तो देखिए व्यक्ति को किंकित्र व्यय विमूढ़ बना देती है दुविधा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दुविधा व्यक्ति को किंकित्र व्यय विमूढ़ बना देती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अंत में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, का प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय या अक प्रत्यय। तो देखिएगा यहाँ पे कि लेखक शब्द के अंत में, तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। और शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और लेखक में लेख धातु में अक प्रत्यय लगाकर लेखक शब्द बना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक का कौन सा जो है एक गुण नहीं है, सोद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता। तो बताइएगा कि पाठ्य पुस्तक का एक गुण नहीं है क्या। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धता जो है तो ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अब यहाँ देखिए कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सोद्देश्यता, उपयुक्तता और क्रमबद्धता का गुण होना चाहिए, लेकिन अशुद्धता जो है तो ये पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं बल्कि अवगुण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अन्य से अनन्या किसकी रचना है। बताइएगा कि अन्य से अनन्या पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है, मैत्रेयी पुष्पा की या मृदुला गर्ग की या कृष्णा सोबती की या फिर प्रभा खेतान की। बताइएगा कि अन्य से अनन्या जो है तो ये किसकी रचना है। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रभा खेतान की। अन्य से अनन्या जो है तो ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा तो कस्तूरी कुंडल वसय तथा गुड़िया भीतर गुड़िया है। ये किसकी आत्मकथा है, तो मैत्रेयी पुष्पा की। तो अन्य से अनन्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी रचना है, तो ये है प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। फूले का सकल महिछाई और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। उपमा है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है या फिर श्लेष है। तो देखिए उपयुक्त पंक्तियों में जो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि फूले का सकल मही छाई और जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्तियों में जो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ व्याख्या दिया जा रहा है, देखिए कि उपर्युक्त दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, अथवा जब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें मनु मानो, मनहु जन जानो, जनहु वाचक शब्द आते हैं। जनमन जानो मानो, इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन में, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं। यानी ये पंक्तियां जो हैं तो किस कवि द्वारा लिखी गई है। ए है देव, बी है बिहारी, सी है रसलीन तथा डी है मतीराम। तो देखिएगा यहाँ पे कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत और जह चितवत एक बार, ये पंक्तियां जो हैं तो रसलीन की हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखिए उपर्युक्त पंक्तियां रीतकाल कवि रसलीन की हैं, और रसलीन रीतकाल में रीतबद्ध धारा के विष्टांग निरूपक आचार्य हैं, और इनकी प्रमुख कृति है अंग दर्पण रस प्रबोध। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। तो आवारा मसीहा जीवनी में पूछा जा रहा है कि किसका जीवन चरित्र है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है या भगत सिंह का है या जैनेन्द्र का है। तो देखिए आवारा मसीहा जीवनी में पूछा जा रहा है कि किसका जीवन चरित्र है। तो देखिएगा यहाँ पे आवारा मसीहा जीवन में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए आवारा मसीहा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र वर्णित है, और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, और इसकी रचना तिथि
1974 ईस्वी की है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा क्वेश्चन कि पिता कहानी के लेखक कौन है। तो ए है शेखर जोशी, बी है उषा प्रियवंदा, सी है उदय प्रकाश तथा ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान रंजन। तो बताइएगा कि पिता कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पे कि पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। कौन है? तो ज्ञान रंजन है। और इनकी अन्य कहानियाँ, ज्ञान रंजन की जो है तो यहाँ पे अन्य कहानियाँ दिखाई दे जो है दी गई हैं। देखिएगा, फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, उदय प्रकाश की कहानी है, तिरिच, मोहनदास, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, उषा प्रियवंदा की कहानी, वापसी तथा शेखर जोशी की कहानी और कोसी की घटवार, ये सब जो है तो ज्ञान रंजन की अन्य कृतियां हैं या अन्य कहानियां हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिता कहानी के लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन है। अब देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। तो हिंदी नए चाल में ढली ये कथन पूछा जा रहा है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल का है, या नगेंद्र का है। तो देखिए, हिंदी नए चाल में ढली ये कथन पूछा जा रहा है किसका है। तो देखिएगा, ये कथन जो है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिएगा, हिंदी नए चाल में ढली कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा, हिंदी नए चाल में ढली। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ जो है तो किसने दिया है? नरेंद्र शर्मा ने, हरिवंश राय बच्चन ने, या बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, या भगवती चरण वर्मा ने। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियाँ देने वाले हैं भगवती चरण वर्मा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।